हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू के ऊपर था और चैप्टर नंबर सेकंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर था। लेकिन इनके जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन होंगे, आप चेक कर सकते हैं। उनमें सबसे एंड में जरूर बोला होता है हर क्वेश्चन के अंदर कि भैया बैलेंस शीट में भी इन ट्रांजेक्शन को दिखाइए। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा तभी तो अच्छे से दिखाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताने वाला हूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से। आज का लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बैलेंस शीट अच्छे से याद हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर आप आराम से बैलेंस शीट को बना सकते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये तो रही दो चैप्टर की बात। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछा जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट को कई बार बीकॉम बीबीए के अंदर एज इट इज पूछ लिया जाता है। प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3 और उसके 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हर चैप्टर को देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर ज्यादा बोले बिना हम सीधा स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहां पर आपकी बुक के अंदर भी होगा, मैंने भी यहां पर दे रखा है, बट मैं आपको इसको अच्छे से याद कैसे हो उसकी ट्रिक बताता हूं। उसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है। देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए क्या है, पूरी बैलेंस शीट अगर आप एक साथ याद करने के बारे में सोचेंगे तो आपसे याद नहीं हो। तो हमें क्या करना है सर, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट पार्ट क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलिए मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि लायबिलिटी साइड हो गई आपकी। पहले हम बनाते थे ना ऐसे बैलेंस शीट बनाते थे, है ना, इसमें इधर लायबिलिटीज होती थी और इधर होती थी एसेट्स। अब हमको क्या करना है, लायबिलिटीज तो इधर ही है, ये एसेट वाला जो पोर्शन है इसको यहां से हटाकर उसको यहां नीचे लेके आना है। एसेट्स यहाँ लायबिलिटी की टोटल हो जाएगी और ये वाला पोर्शन उखाड़ के इधर लगा दिया, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इससे समझ में आ जाएगा, जो हम पार्टनरशिप के सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो हम बैलेंस शीट बनाते थे उससे थोड़ी ये इस प्रकार से अलग है। तो एक तो हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, लायबिलिटी साइड आ जाएगी, और एक और यहां पर फिर आपको बनाना पड़ेगा, वो है इसके नीचे बनानी पड़ेगी आपको एसेट्स। तो हम एसेट्स ले लेते हैं यहां पर नीचे, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं और यहां हो जाएगी हमारी सेकंड नंबर एसेट्स। ठीक है, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है वहां पर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है उसमें जो टोटल हेड है वो कितने हैं देखना। एसेट्स इसके बराबर में लिख देता हूं, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी तो होता है। ठीक है, ओके। तो उसमें जो ये मेन हेड है, अब इसके जो हेड है वो कौन कौन से है। अब इसके हेड है फर्स्ट शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट वाला कौन सा बेटा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। ओके, सेकंड नंबर क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर आता है फिर इसमें आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और फोर्थ नंबर आता है इसके अंदर फिर करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी साइड में टोटल हेड कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ओके, अब अगर बात करें एसेट साइड की, तो एसेट साइड में टोटल हेड है 2। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट और सेकंड नंबर है करंट एसेट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस शीट के अंदर टोटल हेड कितने हैं, 6 हेड है। 6 हेड में से 4 हेड कहां है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, और 2 हेड कहां है, एसेट साइड में। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो साइड है उसकी टोटल यहां हो जाती है इन चारों हेड की। ये लायबिलिटी साइड की टोटल हो गई आपकी इधर, और ये वाली टोटल, और उसके बाद नीचे के जो एसेट साइड के 2 हेड है उनकी टोटल, ये टोटल क्या होनी चाहिए, सेम। तो आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, मैच। तो आप एक साथ बैलेंस शीट को याद मत करें। अगर आपको बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो सबसे पहले
4 हेड लायबिलिटी साइड वाले और 2 हेड एसेट साइड वाले याद कर लो। लायबिलिटी साइड यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड वाले 4 हेड कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह आएंगे। दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड आता है बिल्कुल इजी है नॉन करंट लायबिलिटी और फोर्थ आ जाता है करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में 2 ही ऐड है, वो बहुत इजी है, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको धीरे धीरे बैलेंस शीट याद होनी, पहले इतना याद होना चाहिए तब आगे बढ़े, अगर इतना याद नहीं है तो आगे ना बढ़े। ठीक है, चलिए समझते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें आती है भैया। शेयर होल्डर फंड के अंदर कितनी चीजें आती है? 3 चीजें आती है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आराम से दिख जाए। फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, ये आ जाएगा। ओके, सेकंड नंबर आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा आएगा? जनरल रिजर्व आएगा, पीएनएल का अगर बैलेंस स्टेटमेंट और पीएनएल का सरप्लस है तो वो आ जाएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ जाएगा, जितने भी रिजर्व हैं वो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाते हैं। थर्ड नंबर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हमने कुछ पैसा रिसीव्ड कर दिया है। ओके, किससे रिसीव किया है? कुछ लोगों से हमने पैसा रिसीव कर दिया है और उनको वादा किया है कि फ्यूचर में आपको हम क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे। तो पैसा रिसीव किया, जैसे कुछ लोग, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ये 4 जने हैं। ठीक है, हमने क्या किया? इनसे पैसा ले लिया, हमने मतलब कंपनी ने इनसे पैसा ले लिया और इनको एक वारंट लिख के दे दिया कि भैया फ्यूचर में इस डेट को इस वारंट के बदले में आपको शेयर मिलेंगे। तो अभी तो नहीं मिले ना, फ्यूचर में शेयर मिलेंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और फ्यूचर में जब इनको शेयर मिल जाएंगे तब ये मनी रिसीव्ड शेयर अगेंस्ट वारंट जो है वो कहां मर्ज हो जाएगा? शेयर कैपिटल में शामिल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो शेयर होल्डर हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इसको अलग से शेयर होल्डर फंड के अंदर ही दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जाके ये बनने तो शेयर होल्डर ही है, शेयर कैपिटल में शामिल हो जाएंगे, इसलिए इसको शेयर होल्डर फंड का पार्ट माना जाता है। ओके, सेकंड नंबर आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा सीखा है कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी मंगाते हैं। एप्लीकेशन का जब पैसा आ जाता है तो फिर हम अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं। अलॉटमेंट मनी का जब पैसा आ जाता है तो फिर शेयर अलॉट करते हैं, फिर शेयर अलॉट करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मंगाते हैं। इस तरीके से पैसा आता है। जैसे 100 रुपए है तो 20 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मंगा लिए, 30 रुपए हमने अलॉटमेंट में मंगा लिए, 50 रुपए मंगा लिए, फिर शेयर अलॉट कर दिया और उसके बाद में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मंगा के पूरा फुली पेड उसको कर देते हैं शेयर को। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी तो रिसीव्ड हो गई है हमारे, मतलब 20 रुपए पर शेयर तो आ गए हैं। अगर 1 लाख शेयर इशू किए तो 1 लाख इंटू 20 लाख रुपए हमारे पास में आ गए। बट अभी तक अलॉटमेंट मनी मंगाई नहीं है 30 रुपए, और अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया है, ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो, पहले अलॉटमेंट मंगा लो, शेयर अलॉट कर दो, फर्स्ट कॉल मंगा लो, फाइनल कॉल मंगा लो और उसको सीधा शेयर कैपिटल में दिखाओ। इसको अलग क्यों दिखा रहा है? अलग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी और उसके बीच में आ गई क्लोजिंग डेट, यानी कि ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2023, 24, 25 जो भी आपका ईयर है वो आ गया, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने की डेट आ गई, यानी कि ईयर एंड की डेट आ गई। अब ईयर एंड की डेट आ गई तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी तक शेयर अलॉट तो हुए नहीं है, अलॉटमेंट तो मंगाया नहीं है, तो इसको हम शेयर कैपिटल में ना दिखा के अलग से दिखाया जाता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। और इस एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, पैसा आ गया, यहां दिखा दिया, बैलेंस शीट बन गई। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? थोड़े टाइम बाद में हम अलॉटमेंट मंगा लेंगे, फर्स्ट कॉल मंगा लेंगे, फाइनल कॉल मंगा लेंगे और उसके बाद में ये भी कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें होगी, ए बी सी डी, 4 चीजें, और करंट लायबिलिटी में भी कितनी होगी? 4 चीजें होगी। अब ये 4 चीजें कौन सी होती है, आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं हमारे पीडीएफ से। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होती क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब किसी को पैसे देने हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद में करना है, और करंट लायबिलिटी वो होती है जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ करना है। किसी का 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 100, 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 12 महीने के अंदर अंदर जिसका पेमेंट करना है करंट लायबिलिटी, और ऐसा पेमेंट जिसका भुगतान जो है आपको 12 महीने के बाद में करना है वो हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, आइए पहले हम इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहां पर ये देखिए, सबसे पहले क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नेम ऑफ कंपनी आ जाता है, बैलेंस शीट आता है, पर्टिकुलर नोट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब ये होता है ये करंट ईयर का डेटा है, ये कौन सा डेटा है, करंट ईयर का डेटा है, मतलब करंट ईयर का अमाउंट यहां लिखना है और प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहां लिखना है, मतलब करंट ईयर की कैपिटल यहां, प्रीवियस ईयर की कैपिटल यहां, करंट ईयर की रिजर्व यहां, प्रीवियस ईयर की रिजर्व यहां। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके, और ऐसा तभी करना है जब 2 साल का डेटा क्वेश्चन में दे रखा होगा। डेटा ही 1 साल का दे रखा है तो करंट ईयर वाला कॉलम बनेगा, प्रीवियस ईयर वाला कॉलम नहीं बनेगा। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने आपको 4 हेड बताए थे, वो चारों के चारों हेड आपको यहां पर दिख जाएंगे साफ साफ, देखिए ये रहे। ठीक है, लायबिलिटी साइड में कौन कौन से 4 हेड थे, एक था शेयर होल्डर फंड, ये रहा, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नेक्स्ट सेकंड हेड कौन सा हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड हेड हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई लेकिन अलॉटमेंट अभी क्या है, पेंडिंग है। ओके, थर्ड नंबर हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के बियॉन्ड करना है, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। उसमें क्या क्या आता है, 4 पॉइंट बोलते हैं। एक है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ऐसी उधारी जो हमने लंबे टाइम तक के लिए ले रखी है, बैंक से लोन ले रखा है 10 साल के लिए, डिबेंचर इशू कर रखे हैं 8 साल के लिए, तो वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर पे किया जाएगा, वो पीनल में दिखा देंगे, लेकिन इस लायबिलिटी का पेमेंट जो है लंबे टाइम तक करना है, इसलिए ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब उधारी से होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि टैक्स पे करना है किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन यहां पर इसको कहां दिखाया गया है, नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया गया है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होती है ये अधिकतर उस केस में पैदा होती है जब आपकी अकाउंटिंग इनकम और आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर डिफरेंस आ जाता है, जब आपकी अकाउंटिंग इनकम और जब आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अकाउंटिंग इनकम जो होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो टैक्सेबल इनकम है वो हम कैलकुलेट करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बना और अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से जो टैक्स बना, उनमें जब डिफरेंस आ जाता है तो वो या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है या डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। अगर गवर्नमेंट को पैसे देने हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया, और गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। एसेट वाला एसेट में नीचे अभी मैं आपको बताऊंगा एसेट साइड में। तो ये हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट अराइज व्हेन difference arise in account taxable tax on accounting income and tax on taxable income। ओके, ठीक। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या आता है आपका, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके अलावा, इन लायबिलिटी के अलावा, डिवेंचर वगैरह के अलावा और कोई लायबिलिटी अगर लॉन्ग टर्म है तो यहां आ जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर वो प्रोविजंस आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ऐसे प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जैसे प्रोविजन बना दिया या रिजर्व बना दिया प्रोविडेंट फंड के लिए, पीएफ के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो लॉन्ग टर्म वाले जितने भी प्रोविजंस हैं वो यहां आएंगे। ये कौन कौन से होते हैं अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमने फर्स्ट क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये भी बोरोइंग, ये भी बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, याद हो जाएगा। यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर सुने हैं, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, उधार गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिटर हो जाते हैं, और अगर उनको हम गारंटी दे दे पेमेंट की, बिल लिख के दे दे तो हमारी वो बिल्स पेबल हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं आई है, ट्रेड पेबल में नहीं आई है, लेकिन जिसका पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करना है, अदर करंट लायबिलिटी आती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो प्रोविजन आते हैं जो प्रोविजन बनाए जाते हैं ओनली 12 मंथ के लिए, और 12 महीने के अंदर अंदर ही वो प्रोविजन समाप्त हो जाएंगे। 12 महीने से लंबे टाइम के लिए प्रोविजन बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ डेफर्ड टैक्स की जगह यहाँ ट्रेड पेबल, या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये आराम से याद आपको हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली आपने समझ लिए 4 हेड लायबिलिटी साइड के, बहुत ही सिंपल थे। मेरे साथ दोहराओगे तो आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड नंबर था एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नंबर था नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग फर्स्ट, फिर था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो याद हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूं और आते हैं हम एसेट साइड की तरफ।
अब एसेट्स में मैंने आपको बताया था ओनली 2। अब एसेट्स में ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा कंटिन्यू में ही होता है, ठीक है। ये तो पेज आगे वाला आ गया इसलिए, बाकी एसेट्स यहीं से स्टार्ट हो जाती है, सेकंड नंबर एसेट्स और उसके नंबर आ जाता फिर फर्स्ट नंबर नॉन करंट एसेट, समझ गए। ओके, तो यहां आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, अब समझना इसको ध्यान से। ओके, सबसे पहले नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट जो लंबे टाइम तक के लिए हमारे पास में रहेगी, यानी कि ऐसी एसेट्स जो हमने खरीद ली है लेकिन उसमें उस एसेट को कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक बिजनेसमैन है और उसने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीद ली और वो मशीन जो है 10 साल तक यूज आएगी। इसका मतलब 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट हो गए और 10 लाख रुपए को कैश में कन्वर्ट होने में 10 साल लगेंगे। कैश में कन्वर्ट कैसे होंगे, उसको बेच देंगे? नहीं, उसको जब मशीन को चलाएंगे तो उससे प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन होने के बाद में जब हम सेल करेंगे तो हमें फायदा होगा। ओके, जैसे बिल्डिंग ले ली तो उस बिल्डिंग से हम बिजनेस करते हैं, उस बिल्डिंग की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और लंबे टाइम तक लिए बनेगा, यानी कि बिजनेस में लगा हुआ, बिल्डिंग में लगा हुआ, फिक्स एसेट्स में लगा हुआ पैसा कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगाता है, तो वो आ गया नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको कैश में कन्वर्ट होने में 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ऐसी एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है 12 महीने के अंदर अंदर, वो करंट एसेट्स। जो कैश में कन्वर्ट होती है बियॉन्ड 12 मंथ, वो नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स का एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास स्टॉक पड़ा है वो करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री पड़ी है वो करंट एसेट है, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर तो आप गुड्स बेच ही दोगे और वो गुड्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम यहां पर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टोटल ए, बी, सी, डी और ई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सब हेड है। ओके, किसमें? नॉन करंट एसेट्स में। सबसे पहला कौन सा है? फिक्स एसेट्स। ओके, सेकंड नंबर कौन सा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड नंबर देखिए कौन सा है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। वहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, यहां डेफर्ड टैक्स एसेट्स है। लायबिलिटी इसलिए थी कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, एसेट इसलिए कि गवर्नमेंट से रिफंड लेना है। ओके, ठीक है। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां पर लोन कैसे आ गया सर? लोन तो लायबिलिटी है बेटा, यहां लोन लिया नहीं है, लोन दिया है लंबे टाइम के लिए और इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां आ गया। और अदर नॉन करंट एसेट्स होती है वो यहां आ जाती है। तो कितने थे नॉन करंट एसेट्स के अंदर? कितने हैं? 5। कौन कौन सा? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, ये 5 हो गए। अब जो आपका फिक्स एसेट्स है उसमें फर्दर फिर 4 टाइप है। एक है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा? ऐसी एसेट्स जो टेंजिबल हो, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं अच्छे से, तो वो टेंजिबल एसेट्स हो गई। टेंजिबल एसेट्स में आता है आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल एसेट्स में आता है। दूसरा आता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको देख नहीं सकते लेकिन उसकी वजह से बिजनेस को फायदा होता है, जैसे कि गुडविल, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, ये सब इनटेंजिबल एसेट होती है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट टेंजिबल में आएगी, इनटेंजिबल एसेट्स को इनटेंजिबल हेड में लिखेंगे। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये हो गया ऐसी टेंजिबल एसेट्स जो अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, जैसे बिल्डिंग जो है वो बन रही है, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, छत अभी तक डली नहीं है, तो उसको हम यहां पर नहीं दिखा के कहां दिखाएंगे? यहां पर। एक मशीनरी है, उसका इंस्टॉलेशन अभी हो रहा है, मशीन बन रही है अभी तक, है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स अभी आने बाकी है, तो अभी मशीन पूरी रेडी नहीं है, तो तब तक कहां दिखाएंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसी टेंजिबल एसेट जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसको हम यहां पर ना दिखा के कहां? यहां दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी तो कहां चली जाएगी? टेंजिबल एसेट में, और जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक यहां रहेगा। ऐसे कैसे? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला वगैरह, ये इनटेंजिबल एसेट होती है। वो भी अगर अंडर डेवलपमेंट में है, अभी तक पूरी तरीके से इनटेंजिबल एसेट तैयार नहीं है, तब तक इसको यहां दिखाएंगे, जब तैयार हो जाएगी तो ये भी इनटेंजिबल एसेट में चली जाएगी। तो ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट्स। आइए अब चलते हैं हम बेटा करंट एसेट्स की तरफ। ये पूरा हटा देता हूं। करंट एसेट्स ये रहे। करंट एसेट्स में क्या आता है? वो एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक्स खरीद रखे हैं, तो उसको आप फटाफट से बेच सकते हैं, हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आ गया आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, रॉ मटेरियल कौन सा? कच्चा माल। ओके, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ना तैयार माल है ना कच्चा है, बीच की स्टेज। और फिनिश गुड्स का मतलब क्या? तैयार माल है, बेच सकते हो। और SIT का मतलब तैयार माल ही खरीदा था और तैयार ही बेचेंगे, ये ट्रेडिंग के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल। इसके अंदर आ जाएंगे आपके डेटर, जब आप उधार सेल करते हैं तो डेटर और BR उत्पन्न होते हैं, वो यहां आ जाएंगे।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया आपकी बैंक में पैसा पड़ा है, आपकी जेब में पैसा पड़ा है, आपके पास कोई चेक पड़ा है ना, जिसको आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो ऊपर आया था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो लंबे टाइम के लिए आप लोन दे रहे हैं वो आपकी एसेट है, जो 12 महीने के लिए आप लोन दे रहे हैं वो आपकी एसेट है। और लास्ट आता है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंदर जैसे एक एसेट आती है प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एडवांस में खर्चे पे कर दिए, यहां आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से। ओके जी, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे हमको नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में आपने देखा, यहां पर देखो मैं आपको बताता हूं, बैलेंस शीट में आपने कहीं देखा कि शेयर कैपिटल के आगे लिखा हुआ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, तो इसका अलग से एक नोट बनता है, एक वर्किंग नोट बनता है, वहां पता चलता है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। रिजर्व एंड सरप्लस में ओनली टोटल आती है, लेकिन कौन कौन से रिजर्व है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, कौन सा है आपका वर्किंग कैपिटल रिजर्व, WCR, कौन सा रिजर्व है, कौन कौन से रिजर्व है, कितने कितने रुपए के रिजर्व है, उसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस का एक वर्किंग नोट बनता है। ऐसे कैसे सारी चीजों के वर्किंग नोट बनते हैं। ओके, और वो वर्किंग नोट जो है यहां पर डिटेल में मैंने यहां पर लिख रखे हैं, ये देखिए, है ना, और ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, ये सारे आगे, ठीक है। ऐसे कैसे फिर यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो मैंने आपको समझाया वो क्या होता है। फिर आप देखेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें है ना, मैंने तो इतना ही बताया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब डिटेल में आपको आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की बुक है उसमें भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये डिटेल में दे रखा है। या कोई दूसरी बुक भी आप लेंगे जिसमें बैलेंस शीट पूरी डिटेल में समझा रखी है, उसमें आपको ये डिटेल में दे रखा है। क्योंकि मैं अभी अगर इस वीडियो में सारा अगर कवर करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद बेटा होगी नहीं। तो मैंने आपको बैलेंस शीट का पूरा अच्छे से फॉर्मेट बता दिया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब उनके अंदर नोट्स कैसे कैसे बनते हैं और जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, उसके लिए आप अपनी बुक प्रेफर कर सकते हैं या ऐसी कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट अच्छे से दे रखा हो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।